हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के फोर्थ लेसन जाति, धर्म और लैंगिक मसले के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे श्रम का लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है और नारीवादी आंदोलन है, उनका क्या उद्देश्य है। श्रम का लैंगिक विभाजन इस शब्द का अभिप्राय है कि काम का विभाजन लिंग के आधार पर किया जाए। जैसे ये निर्धारित कर दिया जाता है कि ये काम सिर्फ औरतों का है, जैसे घर में खाना पकाना या घर के बच्चों की देखभाल करना। हमारे समाज में ये निर्धारित कर दिया गया है कि ये सारे काम औरतों के हैं, ये काम मर्दों को नहीं करने चाहिए, पुरुषों को नहीं करने चाहिए। ये है काम का लैंगिक विभाजन, मतलब ये काम पुरुष कर सकते हैं या ये काम स्त्रियां कर सकती हैं। जैसे ज़्यादा जो मेहनत का, मजदूरी का काम है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये था काम का लैंगिक विभाजन। दूसरा है नारीवादी आंदोलन। वे आंदोलन जिनके द्वारा नारी के जीवन में व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई गई, मतलब पुरुषों के बराबर मांग उठाई गई, जिन लोगों के द्वारा नारियों के लिए दोनों ही प्रकार के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी और पारिवारिक जीवन में भी, जिन भी आंदोलनों के द्वारा नारी के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई गई, उन सभी लोगों को या आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहा गया। अब हम समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में देखते हैं कि समाज में महिलाओं की क्या क्या भूमिका रहती है। सबसे पहले तो हमारे समाज में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि निर्धारित कर दिया गया है कि बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना औरतों का काम है, ये पुरुषों का काम नहीं है। दूसरी बात, उनके इस कार्य को कोई मूल्यवान कार्य भी नहीं समझा जाता, आम कार्य समझा जाता है और समाज में उन्हें इज्जत नहीं मिलती जितनी के वो हकदार हैं। तीसरी बात, आबादी में औरतों का हिस्सा आधे के बराबर है, लेकिन राजनीतिक जीवन में देखें या सामाजिक जीवन में देखें तो उनकी, औरतों की भूमिका सिर्फ हमें न के बराबर देखने को मिलेगी। चौथी बात, नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि औरतों की सामाजिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। उसको सुधारने के लिए स्त्रियों के लिए शिक्षा, मतदान और उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी और उन्हें ऐसा किया भी। इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई और जो मूल बदलाव की मांग की गई, जिसके द्वारा औरतों का व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पुरुषों के बराबर हो सके। ये था समाज में महिलाओं की भूमिका और नारीवादी आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान समय में सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की भूमिका बदल रही है। इसके कुछ उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलते हैं, जैसे कल्पना चावला हैं, या फिर अन्य राजनीतिक जीवन में ये अलग अलग पॉलिटिकल फिगर हैं, खेल फिगर हैं, खेल में भी बहुत सारी महिलाएं भाग ले रही हैं। तो आज सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिकाएं बदल रही हैं। वे वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में हमारे सार्वजनिक जीवन में भूमिकाएं निभाती हैं। सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी सबसे अधिक है फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। इन देशों में महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा सार्वजनिक जीवन में हमें देखने को मिलती है। हम देखते हैं महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार हो रहे हैं। उनके जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, उनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार किस हद तक हो रहे हैं, या समाज में ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर हम बताएंगे कि महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार किस कदर किया जा रहा है। सबसे पहली बात, महिलाओं की साक्षरता दर 54% है, जबकि पुरुषों में ये साक्षरता दर 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की हम संख्या देखें तो स्कूल पास करने के बाद लड़कियां ज़्यादा उच्च शिक्षा में नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह
लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पदों पर भी महिलाएं बहुत कम हमें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर पुरुष वर्ग का बोलबाला हमें देखने को मिलता है। और वो जो नौकरी हैं जिनमें उच्च भुगतान किया जाता है, अगर उनमें हम अनुपात देखें औरतों का, तो बहुत ही कम है। उच्च भुगतान वाले जितनी भी नौकरियां हैं, सेवाएं हैं, उनमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, औरतों की संख्या बहुत कम है। और महिला सांसदों की लोकसभा में संख्या 100% नहीं पहुंची है, और प्रांतीय विधानसभा में यह संख्या 50% से भी कम है। महिलाओं को ज़्यादातर काम पैसे के लिए नहीं मिलते। पुरुषों की अपेक्षा उन्हें मजदूरी भी कम मिलती है, भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो। लड़की के जन्म के समय भी हम देखते हैं कि इस परिवार उसको बोझ समझता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा सिस्टम बन गया है कि लड़की को जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने देख लिया था कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, कि परिवार वाले लड़कियों की शिक्षा की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर खर्च करना पसंद करते हैं। और अंतिम बात ये भी हम अपने समाज में देखते हैं कि प्रत्येक परिवार में लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, जबकि लड़कियों को काम सिर्फ रसोई तक सीमित रखा जाता है। उन्हें कोई जीवन यापन के लिए कोई काम नहीं सिखाया जाता है। तो ये था जो हमारे समाज में हम देखते हैं महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार होते हैं, उनका एक अध्ययन। इसके बाद हम देखते हैं पितृ प्रधान समाज से क्या अभिप्राय है। पितृ प्रधान समाज से अभिप्राय है जिस समाज में पुरुष को प्रधान समझा जाए। ऐसा समाज जिस समाज में स्त्री की अपेक्षा पुरुष को प्रधान समझा जाए, ऐसे समाज को हम पुरुष प्रधान या पितृ प्रधान समाज कहते हैं। और महिलाओं की इसमें भूमिका कम मानी जाती है। निजी और सार्वजनिक विभाजन देखते हैं महिलाओं और पुरुषों के बीच काम का। श्रम का लैंगिक विभाजन हमने देखा था कि लिंग के आधार पर जब काम का विभाजन किया जाता है, जैसे घर का काम या घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, औरतों का काम समझा जाता है और उनके काम को मूल्यवान भी नहीं माना जाता। दूसरी बात, मनुष्य की आबादी में औरतों का हिस्सा लगभग आधा है, लेकिन हम सार्वजनिक जीवन में देखें, राजनीतिक जीवन में देखें, तो उनकी भूमिका उनके आबादी की अपेक्षा नगण्य हमें देखने को मिलेगी। विभिन्न देशों में तो महिलाओं को वोट का अधिकार भी प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। मतलब आरंभ में जब वोट का अधिकार था वो सिर्फ पुरुषों के लिए लाया गया था। बहुत वर्षों के बाद आंदोलन किए गए नारीवादियों के द्वारा, और उन आंदोलनों के द्वारा नारियों को वोट का अधिकार प्राप्त हुआ था। अब हम समाज के एक दूसरे पहलू पर बात करेंगे जिससे समाज का बंटवारा होता है, वो तो लैंगिक विभाजन था। अब सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन हम देखते हैं। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? जब भी किसी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को ऊंचा समझता है और दूसरे के धर्मों को नीचा समझता है, अपने धर्म से अधिक प्यार करता है, दूसरे धर्म से घृणा करता है, तो ऐसी प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता का नाम दिया जाता है। ऐसी भावना से हमारे देश में या सभी देशों में जंग होने का मुख्य संभावना बनी रहती है, और जंग के जितने भी मुख्य कारण रहे हैं देश के अंदर, उनमें सांप्रदायिकता की भूमिका विशेष रही है। इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग में जितनी भी बाधाएं आती हैं, उनमें सबसे बड़ी जो बाधा है सांप्रदायिकता को माना जा सकता है। सांप्रदायिक यानी इस बुराई को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? सांप्रदायिकता को ख़त्म करने के लिए हम मुख्य तौर पर दो रास्ते अपना सकते हैं। एक शिक्षा के द्वारा, कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में ये पढ़ाया जाए कि सभी धर्म अच्छे हैं, सभी धर्म समान हैं, और विद्यार्थियों को सहिष्णुता एवं सभी धर्मों के प्रति आदर अगर शुरू से ही शिक्षा में सिखाया जाए तो सांप्रदायिकता की भावना को कुछ हद तक समाप्त किया जा सकता है। दूसरा साधन है इसको समाप्त करने के लिए प्रचार के द्वारा। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सभी से जनता को धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा दी जाए। मतलब समय समय पर सार्वजनिक संदेश दिए जाएं सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए या धार्मिक सहिष्णुता के लिए। तो इन दो रास्तों के द्वारा हम समाज से सांप्रदायिकता की जो बुराई है उसको समाप्त कर सकते हैं। .
अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता के रूप। सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। पहला है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। दूसरा है अलग राजनीति इकाई बनाने की इच्छा। धर्म के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जाता है और वो पार्टियां आगे चलकर अलग राज्य या अलग देश बनाने की मांगे उठाने लगते हैं। धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं की भावनात्मक अपीलों का प्रयोग किया जाता है राजनीति में वोट प्राप्त करने के लिए। धर्म के नाम पर धर्म के जो पवित्र प्रतीक हैं उनकी कसम दिलाई जाती है। धर्मगुरुओं के से अपील करवाई जाती है वोट प्राप्त करने के लिए। संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार किया जाता है। ये सभी सांप्रदायिकता के रूप देख रहे हैं हम कि सांप्रदायिकता के कारण हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटती रहती हैं। और अंत में एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, ये भी सांप्रदायिकता का एक अलग रूप है। सांप्रदायिकता के बिल्कुल विपरीत जो शासन है उसको धर्मनिरपेक्ष शासन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शासन सांप्रदायिकता से किस प्रकार छुटकारा दिलाता है या किस प्रकार उससे भिन्न है। तो भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। मतलब संविधान है सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। और भारत के संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि सभी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। ये आज़ादी भारत के संविधान में दी गई है। और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का अगर भेदभाव किया जाता है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। और अंत में शासन को मतलब सरकार को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव को निषिद्ध किया गया। मतलब कि जो सरकार है ना तो किसी भी प्रकार के धार्मिक मामलों में भेदभाव दखल कर सकती है और ना ही किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव कर सकती है। ये इजाज़त हमारा संविधान किसी भी सरकार को, किसी भी शासन को नहीं देता है। ये था धर्मनिरपेक्ष शासन की कुछ विशेषताएं। अब हम बात करेंगे हमारे समाज में जो भेदभाव का तीसरा मुद्दा है। पहला हमने पढ़ा था लैंगिक मुद्दा, दूसरा हमने सांप्रदायिक, तीसरा और महत्वपूर्ण मुद्दा है जातिवाद का। जातिवाद से अभिप्राय है कि जाति के आधार पर भेदभाव करना। मतलब अपनी जिस तरह सांप्रदायिकता में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, एक धर्म अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ समझता है या दूसरे धर्म को नीचा समझता है, तो जाति प्रथा में अपनी जाति को ऊंचा समझा जाता है और दूसरी जातियों को अछूत या नीची जाति समझा जाता है। जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। समय समय पर इसमें बहुत सारे बदलाव आते गए और अनेक सुधार भी हुए, लेकिन फिर भी इन्हें अब भी सुधारने का प्रयत्न जारी किया जा रहा है। कैसे? भारतीय संविधान में जातिगत भेदभाव को बिल्कुल समाप्त करने की बात की गई है। अनुच्छेद 17 बात करता है जाति व्यवस्था से पैदा होने वाले अन्याय को समाप्त करने पर जोर दिया गया है भारतीय संविधान में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी समकालीन भारत में जाति प्रथा समाप्त नहीं हो पाई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू हमें आज भी देखने को मिलते हैं। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में विवाह नहीं करते। सदियों से जिन जातियों का पढ़ाई लिखाई से कोई अनुभव नहीं रहा है, आधुनिक शिक्षा में उन्हें जो मतलब पुरानी जातियाँ शिक्षा में जिनका बोलबाला था, आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का ही बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्वाभाविक था वो आज भी थोड़े बहुत अंतर के बावजूद मौजूद हैं। मतलब जो व्यवस्था जाति के आधार पर हमें पहले देखने को मिलती थी वहीं समाज में हमें आज भी देखने को मिल रही है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध माना जाता है। मतलब कि जितनी उच्च जाति का है उसकी आर्थिक हैसियत भी उतनी ही ऊंची पाई जाती है। इस तरह का संबंध आजकल हमें जाति और आर्थिक हैसियत में देखने को मिलता है। देश में संवैधानिक प्रावधान के बावजूद युवा छोटी प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। तो ये था जातिवाद और जातिवाद के प्रभाव। अब हम देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति का क्या महत्व रहता है या क्या भूमिका रहती है। चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को जातियों के हिसाब से ध्यान में रखकर
समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाया जाता है। मतलब कि जिस क्षेत्र में जिस भी जाति के अधिक मतदाता होंगे, प्रत्येक दल ये प्रयास करता है कि हम उसी जाति के नेता को अपनी पार्टी का टिकट दें, ताकि वहाँ के मतदाता अधिक से अधिक जाति के आधार पर अपनी पार्टी के जो नेता हैं उसको वोट दें और जिताएं अधिक से अधिक। इस भावना का प्रयोग हमारी राजनीति में हमें देखने को मिलता है। दूसरा, देश में किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों से बहुमत नहीं है। मतलब पार्टी ये तो सोच लेती है कि किसी एक जिस भी जाति का बहुमत है, मतलब अधिक लोग हैं, लेकिन अगर हम ये गणना करें कि उससे जितनी जातियाँ बच गई हैं, क्या उनके वोट उस एक पर्टिकुलर जाति से अधिक हैं या कम हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि कोई भी एक जाति ऐसी नहीं है जो बाकी सभी जातियों से अधिक हो किसी भी एक क्षेत्र में। मतलब कि कोई किसी भी एक जाति के वोटों के आधार पर कोई भी राजनीतिक दल जीत हासिल नहीं कर सकता है। ये राजनीतिक दलों की गलतफहमियाँ हैं। एक जाति का वोट नहीं चाहिए, बल्कि सभी जातियों सभी समुदायों के वोट के द्वारा ही जीत हासिल की जा सकती है। कोई भी पार्टी एक जातीय समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल कर भी नहीं सकती है। मतलब कि जब ये देखते हैं कि राजनीतिक दल उसी जाति के व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं जिस जाति की अधिकता उसे देखने को मिलती है, तो इस आधार पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी टिकट उसी जाति के लोगों को देते हैं और उस जाति के लोगों का वोट सभी पार्टियों में बट जाता है। ये था भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये नॉलेज का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।